गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ईटीसी। ये हमारा रिले प्रोटेक्शन का दूसरा क्लास होने जा रहा है। पहला क्लास हमने 4 दिन पहले लिया था और थोड़ा बहुत रिकैप कर लेते हैं कि पहला क्लास में हमने क्या करवाया था। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि रिले जो 5 पिन रिले है उसके सर्किटरीज क्या थे, SPHT, SPDT एंड SPDT समथिंग। ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट्स करें। फिर हमने रिले प्रोटेक्शंस के बारे में पढ़े थे, वाई यू वाट एंड हाउ वी आर डूइंग द रिले प्रोटेक्शन। कुछ हमने देखा था रिले प्रोटेक्शन का, जो इंटरनली कैसे प्रोटेक्टेड होते हैं और एक्सटर्नल प्रोटेक्शन कैसे होते हैं, जहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट्स के प्रोटेक्शंस को और कॉइल के प्रोटेक्शंस को एक्सप्लेन किया था। फिर हमने इंटरनल प्रोटेक्शन को थोड़ा डिटेल में पढ़ा था, जहाँ पर 5 डायग्राम थे और कैसे विदाउट प्रोटेक्शन एलईडी प्रोटेक्शन क्या होता है, फॉरवर्ड बेस प्रोटेक्शन, फिर से रिवर्स बाय डायोड प्रोटेक्शन क्या होता है, और हाई रेसिस्टेंस का यूज़ भी करते हैं प्रोटेक्शन में, वो भी देखा था। और हाई रेसिस्टेंस का यूज़ क्यों नहीं करते हैं, डायोड को ज़्यादा प्रीफर क्यों करते हैं, वो भी हमने देखा था। और इंटरनल प्रोटेक्शन के होने के बाद हमने एक्सटर्नल प्रोटेक्शन में कॉन्टैक्ट प्रोटेक्शन को देखा था, जिसमें रेसिस्टेंस प्रोटेक्शन भी था और डायोड प्रोटेक्शन भी था। आज उसी को हम फॉरवर्ड करते हुए एक्सटर्नल प्रोटेक्शन को मोर डीपली समझेंगे और फिर एक चॉइस ऑफ रेसिस्टेंस या चॉइस ऑफ डायोड क्या था वो भी हम समझेंगे। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत है। और दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम एक बार रिले माउंटिंग को समझ लेते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल सर्किट प्रोटेक्शन जब आप समझोगे तो माउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जैसा कि हमने जनरल पर्पस रिले में देखा था कि वो DIN रेल माउंटिंग होता है। आप अपने पहले रिले एक्सप्लेन सीरीज़ का पहला लेक्चर को देख लेना, क्या उसके डायमेंशंस क्या थे, 35 mm के डायमेंशंस हुआ करते थे, कैसे उसे हैच में डाला जाता था, M4 क्या थे। ठीक है, इस लेक्चर में हम देखना चाहेंगे ना कि DIN रिले जो है ना, जिसे ऑटोमोबाइल रिले कहते हैं, उसके माउंटिंग हम DIN रेल में नहीं करते हैं बल्कि रिले मॉड्यूल में करते हैं। ठीक है, ये जो है आपको दिख रहा है, इसे हम रिले मॉड्यूल कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर आप देख सकते हैं ना कि ये 1 हुए, 2 हुए, 3 हुए, 4 हुए, 5 हुए, ये 5 आपके हैच बने हुए हैं। ठीक है, ये आपके बिल्कुल इसके साइज़ के बने हुए हैं ना, जो ये 5 पिन रिले हैं उसके साइज़ के बने हुए हैं। तो चलिए अब ये समझते हैं ना कि इसके डायमेंशंस क्या हैं। ठीक है, तो अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि ये आपके दो जो सामने सामने हैं 85 और 86, ये कॉइल वोल्टेज है ना। तो एक बात जान लीजिएगा ना, कॉइल वोल्टेज का काम केवल इसे एनर्जाइज करना होता है। तो इसके अब ब्रेथ एंड लेंथ भी देख लीजिए ना, ये बाकियों के ब्रेथ एंड लेंथ से थोड़ा स्मॉल है ना। तो कॉइल वोल्टेज का केवल काम एनर्जाइज करना होता है, इसका कॉन्टैक्ट करना नहीं होता है। तो कॉइल वोल्टेज जो होता है ना, उसके पावर रेटिंग काफ़ी लेस होते हैं कॉन्टैक्ट्स के, है ना। इसलिए इसके जो डायमेंशंस हैं ना, वो हमेशा कम रहेंगे कॉन्टैक्ट के डायमेंशन के हिसाब से। देखिए ये तीनों जो है सेम डायमेंशंस के हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए पोल का क्या काम है, पोल एक्चुअली एक तरह से कॉन्टैक्ट्स ही है, क्योंकि वो जैसे ही एनर्जाइज हो जाता है इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले, तो पोल जाके कॉन्टैक्ट्स में जुड़ जाता है ना। तो पोल्स और कॉन्टैक्ट्स के डायमेंशन सेम ही होते हैं, ऑलमोस्ट सेम होते हैं। कितने होते हैं, 6.3 से लेकर 6.5 mm के हिसाब से। ये स्टैंडर्डाइज है, किस किस पर्पज़ पे स्टैंडर्डाइज होते हैं, ये DIN और ये ISO 280 के स्टैंडर्ड पे। बेसिकली ISO 280 जो होता है ना, वो आज के हैं, मतलब वो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में भी रिले बनाते हैं जो माइक्रो हैं, मिनी हैं, है ना। तो उनका भी यही पर्पस होता है, 5 पिन रिले, 4 पिन रिले, ऑटोमोबाइल रिले ही बनाते हैं। लेकिन IOC के स्टैंडर्ड पे ना उनके डायमेंशंस थोड़े पतले होते हैं। उनको जब मैं ISO 280 के रिलेज को बताऊंगा ना, तो आपको पता चलेगा कि DIN के रिले से उनके डायमेंशंस थोड़े कम होते हैं, थोड़े से छोटे होते हैं। लेकिन DIN के कॉन्टैक्ट्स के जो डायमेंशंस है ना, पोल और कॉन्टैक्ट्स के ऑलमोस्ट सेम होते हैं, 6.3 एंड 6.5 के करीब होते हैं। और कॉइल के कनेक्शंस के ना 4 होते हैं, 4.8 के करीब। ठीक है, ये इक्वल टू सम होते हैं, एग्जैक्ट नहीं होते हैं। अगर वर्नियर कैलिपर से अगर आप मापना चाहो तो माप सकते हो। तो ये ध्यान देने की काफ़ी ज़रूरत है ना। तो ये जो टर्मिनल्स है ना, तो आपको उस हिसाब से आपको समझ में आ गया ना कि ये अगर सामने वाले ये दो ठो अगर, ओके अगर मैं वाइट कर लूँ, ये दो अगर आपके है ना कॉइल है, अगर ये 86 है और 85 है, तो इसके डायमेंशंस कितने होंगे, 4.85 होंगे, है ना। केवल 0.5 ही बड़ा होता है। तो आप ये जान लीजिएगा ना, ये जो टर्मिनल, जो आउटसाइड टर्मिनल है ना, इसे हम मेल पोर्ट कहते हैं, मेल पोर्ट। ठीक है, और ये जो इनसाइड के टर्मिनल्स है ना, इसे हम फीमेल पोर्ट कहते हैं, फीमेल पोर्ट। ठीक है, तो जो मेल पोर्ट है ना, वो जाके फीमेल पोर्ट में बैठ जाएगा। ये केवल पकड़ के आपको इसे प्रेस कर देना है और इसमें वो जाके बैठ जाएंगे। ठीक है, जैसे DIN रेल में क्या होता था ना कि आपको उसको केवल पकड़ के रिले बेस को प्रेस कर देना होता है, वो जाके उसमें बैठ जाते हैं। खोलने के लिए बाद में आपको स्क्रू ड्राइवर से उसके एडेप्टर को नीचे करना पड़ता था। तो इसमें ऐसा नहीं है, इसे आप कस के दबा दीजिए तो वो बैठ जाएंगे, और फिर कस के अगर उसे बाहर खींचिएगा तो वो निकल जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली अगर सिंपल वे में कहो ना, तो 5 पिन और 4 पिन का माउंटिंग जो होता है ना, वो बेसिकली आपके
मेल फीमेल माउंटिंग होती हैं, ठीक है। तो जो आपके रिले के टर्मिनल्स होते हैं, रिले टर्मिनल्स, वो आपके मेल कहलाते हैं, और जो आपके मॉड्यूल्स के जो आपके स्लॉट बने होते हैं उसे हम फीमेल टर्मिनल्स कहते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको समझाने के लिए एक पिक लेकर रखा है। तो ये जो आपके हैं ये आपके फीमेल टर्मिनल्स हुए, ठीक है, और ये आपके जो हैं वो मेल टर्मिनल्स हुए। तो ये इस टाइप के ये जो टर्मिनल्स है ना, ये सारे ऑटोमोबाइल्स में ना स्टैंडर्डाइज होते हैं। तो इसके भी आपके लेंथ ना 6.8 सॉरी इसके आपके विथ है ना, ये 6.3 से लेके 6.5 होगा, ठीक है ना, में। और जो फीमेल्स है ना, ये बस 0.5 ही ज़्यादा होता है। यानी अगर ये 6.3 से 6.5 है ना, तो ये 6.3 से 6.55 होंगे या 6.35 होंगे, ठीक है। ये केवल 0.5 ही बड़ा होता है ताकि वो उसमें जाके फिट हो सके। 1.1 बड़ा नहीं होता है, केवल 0.5 ही होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसी तरह ये जो मेल टर्मिनल्स है वो जाके फीमेल टर्मिनल्स में बैठ जाता है। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो माउंटिंग होते हैं वो मेल फीमेल माउंटिंग होते हैं, और उनके डायमेंशंस कुछ इस प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो मैंने बोर्ड को थोड़ा क्लियर करके इसे आपको बता दिया है कि ये मेल टर्मिनल है, जिसका डायमेंशन 6.3 से 6.5 के करीब होता है, और ये फीमेल टर्मिनल है जो केवल 0.5 बड़ा होता है विंग में, ताकि ये इसमें जाके फिट हो जाए, ठीक है। तो ये जो आपके बड़े वाले हैं वो 6.5 के करीब होते हैं, और ये आपके जो कॉइल वोल्टेज के हैं वो 4.8 होता है, क्योंकि इनका केवल काम कॉइल को एनर्जाइज करना है, इनको लोड नहीं लेना है, ठीक है ना। तो कॉइल को वोल्टेज के हिसाब से यानी 4.8 के साइज़ के आपको मेल फीमेल कनेक्टर कभी मिलते हैं। जनरली स्पेसिफिक वे में तो आप इसे बना ही सकते हैं, पर मैं जहाँ तक देखा हूँ अपने एक्सपीरियंस से 6.3 से ही ऊपर ही मैंने पाया हूँ, क्योंकि जो भी 4.8 के नीचे के कनेक्टर्स होते हैं ना, वहाँ रिले का यूज़ ना करके हम फ्यूज़ का यूज़ ज़्यादा कर लेते हैं, ठीक है। आगे के लेक्चर्स में आपको समझ में आएगा कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो होपफुली आप समझ गए होंगे कि जनरल पर्पस रिले का माउंटिंग DI एंड रेल माउंटिंग होता है, और जो 5 पिन और 4 पिन रिले का माउंटिंग होता है वो मेल फीमेल टर्मिनल माउंटिंग होता है, ओके। चलिए थोड़ा और इसे और थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि हमारे नेम प्लेट्स क्या होते हैं, है ना। जैसे जनरल पर्पस रिले के नेम प्लेट्स उसे मैं कवर नहीं किया हूँ, आगे वाले कंसेक्यूटिव लेक्चर में उसे कवर कर दूँगा। लेकिन इसमें आप देखो कि 5 पिन और 4 पिन रिले में क्या कहते हैं नेम प्लेट्स में क्या क्या होता है, ठीक है ना। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, आप इसे देखिएगा कि इसमें एक तो होता है कि आपके सिमेटिक्स बने होते हैं, ठीक है। काम जैसे 85 पे क्या है, 86 पे क्या है, 30 पे क्या है, और 87 पे क्या है, 4 पिन वाले हैं। और अगर 87A है तो ये 5 पिन वाले हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक कॉइल वोल्टेज रहता है, ये पोल रहता है, एक NC रहता है और एक एनो रहता है, ठीक है ना। तो ये आपके सिमेटिक्स बने रहते हैं। पीछे के लेक्चर में आप जाके देख लीजिएगा कि नेम प्लेट में एक सिमेटिक्स आपके बने रहेंगे, वो कंफर्म रहेगा, क्योंकि 5 पिन रिले के कोई क्या कहते हैं शॉर्ट हैंड डायग्राम नहीं होता है, कोई सिंबल नहीं होता है, पूरे सिमेटिक्स को बनाया जाता है, ठीक है। दूसरा आपके कॉइल वोल्टेज होते हैं। कॉइल वोल्टेज कितने के होते हैं, जैसे 12 वोल्ट के है, कोई 32 वोल्ट के है, कोई 24 वोल्ट के है ना, कोई 10 वोल्ट का है। 10 वोल्ट का जनरली नहीं होता है, 12, 32, 24 इसके ही होते हैं। 32 आपके ट्रक्स वगैरह में लगते हैं, और 12 और 24 आपके डीजल जनरेटर या फिर गैस जनरेटर्स में लगते हैं, ठीक है। दूसरा होता है कि आपका करंट रेटिंग होता है। तो करंट रेटिंग किसके होते हैं, कॉइल के करंट रेटिंग भी होते हैं और कॉन्टैक्ट्स के भी होते हैं, ठीक है ना। तो ज़्यादातर हमारा फोकस कॉन्टैक्ट्स के करंट रेटिंग का होता है, लाइक 30 एम्पियर का है, 40 एम्पियर का है ना, 60 एम्पियर का है। और कॉइल के करंट रेटिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, क्योंकि ये रेसिस्टेंस वैल्यू के कॉइल की जो पावर कंजप्शन है ना, उसे हम ज़्यादातर नोटिस करते हैं आपके नेम प्लेट में। तो कॉइल का करंट रेटिंग नहीं दिया रहता है, कॉइल का केवल पावर कंजप्शन दिया रहता है, ठीक है, पावर कंजप्शन, ठीक है। अब देखिए ये करंट रेटिंग है ना, इसके भी डुअल रेटिंग्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे चेंज ओवर स्विच में क्या होता है ना, चेंज ओवर स्विच में आपके हमेशा एक पॉइंट पे आपके एक पोल तो लगे रहेंगे, है ना। लेकिन आपको जैसे ही एनर्जाइज होता है ना कॉइल 85 86 से जैसे ही एनर्जाइज होता है, तो एक आपका यहाँ से छोड़ के यहाँ आ जाता है। तो चेंज ओवर में क्या होता है ना कि 2 रेटिंग्स हो जाते हैं, आपके डुअल रेटिंग्स हो जाते हैं। जैसे मतलब एनर्जाइज होने से पहले जो NC पे है उसके कुछ अलग वैल्यू होंगे, एम्पियर 1, और जो जैसे ही एनर्जाइज होता है ना, तो वो अगर NO पे NC होता है तो उसके कुछ अलग वैल्यू होते हैं, A2। तो जनरली क्या होता है ना, जो लोअर वैल्यू होते हैं ना, जैसे A1 अगर लेस देन A2 है, तो A1 जो है ना वो हमेशा आपके NC के वैल्यू होंगे, ठीक है, और A2 जो है वो हमेशा आपके NO के वैल्यू होंगे। कहने का मतलब कि एनर्जाइज होने से पहले जो भी पोल आपके NC कॉन्टैक्ट्स में लगे रहते हैं, जैसे चेंज ओवर स्विच में लगे रहते हैं, जैसे 87A में, तो उसके करंट रेटिंग हमेशा कम होगा, ना कि करंट रेटिंग कम होगा किसके मुकाबले में, उसके मुकाबले में जब वो एनर्जाइज होने के बाद वो अपने वैल्यू को स्विच करता है, मतलब जो NO को NC बनाता है, ठीक है ना।
समझ में आ गया ना। तो अगर 2 रेटिंग लिखे हुए हैं ना किसी भी डुअल रेटिंग में, मान लीजिए किसी रिले में 2 रेटिंग लिखे हुए हैं 30/40, ठीक है, 50/60, 20/40, तो यहाँ पे आपके जो लोअर साइड वाले हैं ना, जो A1 है, जो लेस देन A2 है ना, तो आपके जो लोअर वैल्यू है ना, जैसे 30, 50 या 20, वो आपके NC के होंगे, है ना। NC मतलब 87A के, और जो आपके हायर वैल्यू है ना वो NO के होंगे, मतलब 87 के, जो चेंज ओवर होने के बाद होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, डुअल रेटिंग्स होते हैं। आप कभी भी रिले के नंबरिंग को देखोगे, मैं वैसे आपको पिक्चर शेयर कर दूंगा आगे वाले लेक्चर्स में, लेकिन जनरली ऐसा ही होता है, ठीक है। और और दूसरा क्या, और लास्ट वाला क्या होता है ना कि डुअल रेटिंग तो हमने देख लिया, और लास्ट वाला होता है कि पावर कंजप्शन। जनरली जैसे मैंने आपको बताया था ना, करंट रेटिंग में कॉइल वाले सर्किट का करंट रेटिंग ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया होता है, शायद ही नहीं दिया होता, 100% आप ले लोगे इसकी वैल्यू नहीं दी रहती है, लेकिन पावर कंजप्शन जरूर दिया रहता है कि जैसे आपका 90 वाट का पावर कंज्यूम हो रहा है, तो यू नो व्हाट, पावर कंजप्शन जो है ना वही आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू है। जनरली हम 10 से 11 या फिर आप बीटेक में भी देख लेना कि हम रेसिस्टेंस को हमेशा ओम्स में मेजर करते हैं, ठीक है। लेकिन मार्केट में आप अगर रेसिस्टेंस को खरीदने चाहोगे ना, तो इसकी मार्केट में ना आपको ये पावर कंजप्शन के हिसाब से मिलता है, कितने वाट का आपको रेसिस्टेंस चाहिए। तो आप बोलोगे 50 वाट का रेसिस्टेंस चाहिए, 80 वाट का रेसिस्टेंस चाहिए, 70 वाट का रेसिस्टेंस चाहिए। ऐसा क्यों होता है ना कि जनरली आपका रेसिस्टेंस का यूज़ ना किसी भी सर्किट में, चाहे आप पीसीबी ले लो, ठीक है ना, या फिर फ्यूचर में आप पीसीबी ही ले लो, ठीक है ना, पीसीबी या फिर कोई भी स्मॉल सर्किट्स है ना, कोई भी स्मॉल सर्किट्स है ना, तो रेसिस्टेंस का काम जैसे हम किताबों में पढ़ते हैं कि रेसिस्टेंस का काम क्या होता है, ये करंट को अपोज करता है ना, करंट को अपोज करता है। लेकिन इन प्रैक्टिकल लाइफ में ना रेसिस्टेंस का काम क्या होता है ना, पावर को कंज्यूम करना, है ना, पावर कंज्यूम करना। या फिर अगर किसी भी सर्किट में हम रेसिस्टेंस को लगा देते हैं ना, कॉइल के बाद अगर हम रेसिस्टेंस को लगा दें या फिर डायोड के बाद रेसिस्टेंस को लगा दें, तो इसका केवल काम यही होता है कि ये I² R के हिसाब से ना पावर को कंज्यूम करें और हीट जनरेट करके डेसिपेट कर दें, ठीक है। तो ये बेसिकली मार्केट में आपको वाट की रेटिंग में हीट डेसिपेशन के वैल्यू को बताता है। आप मार्केट में जाओगे ना तो आपको ये नहीं कहेंगे कि 4 ओम का रेसिस्टेंस हो, 5 ओम का रेसिस्टेंस हो, ऐसे नहीं। पीसीबी या स्मॉल सर्किट्स में केवल वाट के हिसाब से रेसिस्टेंस मिलते हैं, है ना। 90 वाट का चाहिए, 50 वाट का चाहिए, 100 वाट का चाहिए। क्या आपका पर्पस क्या है रेसिस्टेंस का यूज़ करने का? पर्पस केवल एक ही पर्पस है शॉर्ट सर्किट स्मॉल सर्किट्स में, कि वो पावर को डिसिपेट करता है और हीट के फॉर्म में उसको रिलीज़ कर देता है। इसीलिए आप कभी भी नोटिस करना ना, कभी भी मैं कॉइल को डायग्राम बनाता हूँ ना, मैंने इंटरनेट पे तो बहुत चीज़ें देख लिया, पर कुछ लोग सही बनाते हैं, कुछ सही नहीं बनाते हैं। पर जनरली एज पर माई एक्सपीरियंस ना, कि कोई भी कॉइल है ना, आप रेसिस्टेंस उसमें नहीं डालोगे तो इसका मतलब कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। मान लीजिए ये कॉइल है ना, कॉइल है और रेसिस्टेंस है, ठीक है। अब 85 पे आपका क्या नेगेटिव लगा हुआ है, 86 पे आपका पॉजिटिव लगा हुआ है। तो अगर आप रेसिस्टेंस नहीं देते हो तो क्या होता है, यू नो व्हाट, कि इंडक्टर जो होता है ना वो डीसी के सप्लाई पे ना शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। अगर VL जो है इंडक्टर का वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द VL है ना, तो अगर L इज़ द वैल्यू ऑफ द इंडक्टर है, तो di/dt क्या होता है ना, DC में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट नहीं होता है, ये कांस्टेंट होता है ना। कांस्टेंट को अगर d/dt कर देते हैं ना, तो VL क्या हो जाता है, VL 0 हो जाता है। इसका मतलब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कंडक्टर अगर नहीं है, तो इसका मतलब है वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। तो अगर हम रेसिस्टेंस इसमें ना लगाएं, सपोज, है ना, चलिए सपोज हम इसमें रेसिस्टेंस ना लगाएं, है ना, सपोज हम इस रेसिस्टेंस ना लगाएं, तो VL तो आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम DC दे रहे हैं 12 वोल्ट, है ना। तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसलिए ना ये प्रैक्टिकल सर्किट है ही नहीं, इट इज़ नॉट ए प्रैक्टिकल सर्किट, इट इज़ नॉट ए प्रैक्टिकल सर्किट, ठीक है। तो रेसिस्टेंस को आपको देना ही है। अगर आप रेसिस्टेंस नहीं दोगे ना, मान लीजिए यहाँ पे आप रेसिस्टेंस नहीं दोगे, तो ये प्रैक्टिकल तभी है जाकर ये प्रैक्टिकल सर्किट होगा, है ना। रेसिस्टेंस डालने के बाद ही यहाँ पे कुछ पावर कंज्यूम होगा, और पावर जब कंज्यूम होगा तो करंट का फ्लो होगा, है ना। नहीं तो शॉर्ट सर्किट में तो करंट इन्फिनिटी पे पहुँच जाएगा, है ना, I की वैल्यू इन्फिनिटी पहुँच जाएगी। इसीलिए रेसिस्टेंस को हमेशा डालते हैं, चाहे आप डायोड के अक्रॉस डालो या फिर जब भी अब मैं आपको SMPS पढ़ाऊंगा ना, बक बूस्ट कन्वर्टर हो, बक कन्वर्टर हो, रेसिस्टेंस का बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन कैपेसिटर के भी अक्रॉस हम रेसिस्टेंस डालते हैं ताकि वो पावर को कंज्यूम करे। तो इसलिए ना यहाँ पे जो आपके पावर कंज्यूमशन के जो भी वैल्यू होंगे, चाहे 90 हो, 80 हो, 50 हो, बहुत ही कम अमाउंट ऑफ वैल्यू प्रोड्यूस होते हैं ना, ये आपके रेसिस्टेंस के वैल्यू को बताते हैं, ठीक है। तो अगर पावर के कंजप्शन के को क्लियर कर देता हूँ, मेरे पास कुछ कंस्टेंट है ना। तो जब आप रेसिस्टेंस इसमें डाल दोगे ना, तब ये जाके आपका प्रैक्टिकल सर्किट बन जाता है, प्रैक्टिकल सर्किट, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा रेसिस्टेंस क्या होता है। तो इसलिए ना कहते हैं कि सपोज़ कि मैंने आपको एक बार समझाया था, ओके, इसे मैं क्लीन कर देता हूँ, 1 मिनट, चलिए। थोड़ा क्लीन करके मैं एक बार अच्छे से ड्राइंग बना लिया हूँ। तो देखिए आपका ये फिगर नंबर 1 है जो इम्प्रैक्टिकल है ना, प्रैक्टिकल सर्किट। क्यों? क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस नहीं है, इंडक्टर तो आपका शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है। किस हिसाब से VL = L di/dt, है ना। di/dt रेट ऑफ चेंज यहाँ पे 0 होता है, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है यहाँ करंट का DC में, है ना।
तो उस हिसाब से VL0 होता है। लेकिन ये प्रैक्टिकल सर्किट है ना, ये दूसरा नंबर जो है ना, ये प्रैक्टिकल सर्किट है। इसमें क्या होता है ना कि रेसिस्टेंस का वैल्यू है, तो ये अगर शॉर्ट सर्किट ना भी होना तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पावर कंज्यूम हो जाता है। तो इसलिए हम रेसिस्टेंस को ना मार्केट में पावर कंजम्पशन के यूनिट पे खरीदते हैं, ओम्स के यूनिट पे नहीं खरीदते हैं। सब पीपल में आज के देना कि हम कहते हैं ना कि दूध को हम किलो के हिसाब से भी समटाइम लेते हैं, लेकिन क्या किलो को लेना सही होता है? समटाइम्स नहीं सही होता है, लीटर में लेना सही होता है। लेकिन अगर उसकी डेंसिटी और वाटर की और दूध की डेंसिटी आप ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है ना। अगर 1 kg पर वॉल्यूम के हिसाब से अगर वाटर है ना, तो दूध कम से कम 980 वॉल्यूम के हिसाब से होता है, ठीक है ना, पर केजी के हिसाब से, पर केजी पर वॉल्यूम के हिसाब से, तो ऑलमोस्ट वो सेम ही होता है। तो उसकी डेंसिटी दोनों के सेम होते हैं ना, तो इसलिए ये कोई गलत भी नहीं है कि अगर आप रेसिस्टेंस, क्योंकि उसके पर्पज़ के हिसाब से ले रहे हैं, तो इसलिए ओम्स के हिसाब से ना लेना भी चलता है, ठीक है ना। अब मैं आपको एक चीज़ बताया था ना, अपना ध्यान दीजिएगा कि मैंने बोला था कि जैसे ही आप पावर सर्किट है ना, जैसे ही 85 है जहाँ माइनस है और 86 है आपके प्लस है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है तो इंडक्टर डीसी में, तो ये क्या कहते हैं, पावर हटाने के बाद ये अपना पोलरिटी कैसे चेंज करता है, ठीक है ना। तो आप देखिए VL इक्वल टू क्या होता है ना, DI/dt होता है। तो जैसे भी हम पावर को अगर हटा देते हैं ना, जैसे ही पावर को हम निकाल देते हैं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हो जाता है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा था IDC। लेकिन जैसे ही हम पावर हटाते हैं ना, तो ये IDC, मान लीजिए IDC 1 हो गया, ठीक है ना, तो ये चेंज होगा, ठीक है ना। इसकी वैल्यू भले मान लीजिए ये पीक पे है, ये धीरे धीरे फिर चेंज हुआ, IDC 2 हो गया है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ जो है ना वोल्टेज, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट मिल जाता है। तो जैसे ही हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट मिल जाता है ना, तो V के अक्रॉस ना एक नेगेटिव वोल्टेज जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं ना कि जैसे ही पावर हटाते हैं तो हमको एक नेगेटिव पोलरिटी चेंज होने के साथ ही साथ वोल्टेज जनरेशन मिल जाता है, जिसके लिए हम एक अक्रॉस द सप्लाई में डायोड लगाते हैं, ताकि वो फिर अब डायोड के साथ भी हम एक रेसिस्टेंस लगाते हैं, ताकि वो फिर वो जो सर्कुलेटिंग करंट है ना उसको वो डिसिपेट कर सके, ठीक है ना। थोड़ा कंसेप्चुअल था, होपफुली आप समझ जाओ। लेकिन किसी ने कभी मेरे से कमेंट में भी नहीं पूछा कि सर डीसी में इंडक्टर शॉर्ट सर्किट होता है तो आप कैसे वहाँ पे वोल्टेज जनरेट होता है, ठीक है ना। तो शायद आप लोग ध्यान से नहीं देख रहे हैं मेरा लेक्चर, अगर देखते हैं तो आपके ज़रूर क्वेश्चन ज़रूर आपके दिमाग में आते हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको ये रिले माउंटिंग समझ में आया होगा कि मेल फीमेल माउंटिंग होता है, ये रिले माउंटिंग नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा माउंटिंग किट्स को समझ लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे रिले माउंटिंग को समझ लीजिए क्योंकि मेल फीमेल माउंटिंग होता है। अब इसमें माउंटिंग किट्स क्या होता है ना, क्या क्या ज़रूरत होती है। जैसे आपको DI रेल में आपको समझाया था ब्रैकेट क्या होता है, जंपर्स क्या होते हैं, स्पेसर क्या होते हैं, है ना। तो इसी तरह DI रिले के माउंटिंग किट्स में क्या क्या चीज़ें आते हैं। पहला नंबर ये जो होता है ना, ये इसे क्रीम टर्मिनल कहते हैं, जो मैंने आपको बताया था। ये आपके मेल हो गए ये आपके मेल टर्मिनल्स हो गए, है ना, और ये आपके फीमेल हो गए, है ना। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था, सॉरी मैं ध्यान नहीं दिया। तो ये इसको ना हम टेक्निकल भाषा में क्रीम टर्मिनल कहते हैं। आपको अगर मार्केट में खरीदने जाना है ना, तो इसको आपको होगा क्रीम टर्मिनल, स्टैंडर्ड क्रीम टर्मिनल। क्या इसके डायमेंशन होते हैं? इसके डायमेंशन होते हैं 6.3 के करीब, ठीक है। और इसके डायमेंशन क्या होते हैं? इसके डायमेंशन होता है 6.35 के करीब mm में, है ना। थोड़ा सा बड़ा होता है ताकि ये मेल फीमेल में जाके बैठ जाए, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? इसे हम रबर सील्स कहते हैं, ठीक है। जो केबल आपका जाएगा ना, हार्डली आपका केबल क्या जाएगा, 2.5 स्क्वायर mm का जाएगा या फिर 1.5 स्क्वायर mm का जाएगा, ठीक है ना। तो जो भी जाएगा, या फिर हार्डली आपको ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो 4 स्क्वायर mm, उससे ज़्यादा हम नहीं देखे हैं आज तक। चाहे वो ट्रक का हो या फिर 250 kVA का हो या फिर 1 मेगावाट का हो, इससे ज़्यादा वो नहीं जाता है, ठीक है। इसे हम रिले होल्डर कहते हैं। जैसे आपको बताया था कि इसमें ये फीमेल्स सॉकेट बने हुए हैं, है ना। और ये क्या है ना, ये आपके क्रीम टर्मिनल से है ना। देखिए ये क्रीम टर्मिनल से, आपको ये मैं समझाऊंगा डिटेल में। इसे ही क्रीम टर्मिनल्स करते हैं। ये वाले आपके फीमेल हैं, ठीक है ना। ये देखिए थोड़ा साइज़ में बड़ा है, ये फीमेल है, ठीक है। ये फीमेल्स है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे केबल्स जाते हैं, ठीक है। इसको मैं समझाऊंगा आपको ध्यान से, ठीक है। और इसे रबर सील कहते हैं, जो रबर के पास में लगा रहता है। ये रबर सील आप कहीं भी मिल जाएगा। आप अपने चार्जर, मोबाइल चार्जर होंगे, लैपटॉप चार्जर होंगे, वहाँ पे आप देख सकते हैं ये रबर सील्स लगे होते हैं, ठीक है ना। ऐसे करके ये रबर सील्स लगे होते हैं, ठीक है ना। और रबर सील्स के बाद एक कैविटी उससे जस्ट पहले ना आपके पास एक, जहाँ पे दो या तीन आपके चूड़ी बने होंगे ना, थ्रेड्स बने होंगे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कैविटी प्लग्स कहते हैं, ठीक है ना। इसके थ्रू ही केबल जाते हैं। जैसे ये कैविटी प्लग्स है ना, इसके थ्रू आपके केबल्स जाएंगे और यहाँ पे फिर आपके रबर सील लग जाएंगे, है ना। ताकि ये रबर सील जो है ना, ये सिलिकॉन मटेरियल के बने होते हैं। तो ये सील ना एयर डस्ट हुए, मॉइस्चर हुए, है ना, इन सब चीज़ों को ये रोकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे सील्स होता है। ये क्रीम टर्मिनल है। देखिए यहाँ पे आपका ना केबल प्लेसिंग है। ये वाला जो है ना आपका केबल प्लेसिंग है। यहाँ आप केबल लेकर आओगे और केबल ला के ना इसे क्रीम टूल से इसे बंद कर दोगे। अब बंद करने के बाद केबल को ना पहले आप प्लग्स में डालोगे, फिर उसके बाद प्लग्स के ऊपर सील लगाओगे और सील लगाने के बाद इसको इसमें डाल के इसे फिर क्लोज़ कर दोगे, है ना। ये आपके देखिए ये प्लग्स हुए, ये रबर सील्स हुए, ठीक है ना। तो उसी तरह यहाँ पे हिसाब से आप देख लीजिए कि
जैसे यहाँ पे आप इसके थ्रू से आप केबल लेकर जाओगे, यहाँ पे ले जाओगे, उसके बाद इसको क्रिम्पिंग टूल से बांध दोगे तो ये बन जाएगा। और जैसे ये निकल जाएगा ना तो यहाँ पे देखिए ये 2 सॉकेट्स होंगे, है ना। एक आपके होंगे, ठीक है, ये वाले आपके 2 सॉकेट्स बने हुए हैं ना, ये सॉकेट्स आपके फीमेल हो गए, जो कि जो अंदर जाता है वो हमेशा ठीक है, ये फीमेल होंगे और ये आपके मेल सॉकेट्स हो गए, ठीक है ना। तो जैसे ही ये क्रिम टूल्स के पास रबर सीट के साथ ये डाल देते हैं ना, तो उसके बाद इस पूरे पोर्शंस को, ये पूरे पोर्शंस को उठा के आप यहाँ ले जाके केवल इसे आप पुश कर दोगे ना, तो ये जाके इसमें खट से बैठ जाते हैं, ठीक है ना। तो आपके ऐसे ही आपके माउंटिंग होते हैं, बहुत ही सिंपल है। जब अभी मेरे पास ये मटेरियल है नहीं, जब मेरे पास ये मटेरियल आ जाएगा तो मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा कि इसे माउंटिंग में कैसे फिट किया जाता है, ठीक है। ये आपके ब्रैकेट्स कहलाते हैं, ये आपके मेल ब्रैकेट्स हैं, ये आपके सील्स है और ये आपके एडेप्टर हैं, जिसे क्लैंप भी कहते हैं। इसे आप पुश करोगे तो ये आपके ब्रैकेट्स निकल जाएंगे और ब्रैकेट निकलने के बाद आप इसके मेंटेनेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके माउंटिंग किट्स हुए, जैसे आपको DIN जो आपके जनरल पर्पस रिले के माउंटिंग किट्स था, वैसे ये माउंटिंग किट्स हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा। और लेक्चर 30 मिनट का हो गया है। बहुत कुछ है जानने को, बहुत कुछ है जानने को। अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से समझो तो बहुत क्वेश्चंस अराइज होंगे। अभी तक हम यहीं रहने देते हैं, आगे के सर्किट में हम एक्सटर्नल प्रोटेक्शन को कंटिन्यू करेंगे। रिले माउंटिंग बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर आप रिले माउंटिंग नहीं समझोगे तो फिर आप फ्यूज़ कैसे समझोगे और रेसिस्टेंस एंड डायोड कैसे समझोगे। ओके, तो वेट कीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय। और कुछ भी अगर ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ कमेंट एंड मेल भी मैंने अपने चैनल पे दे के रखा है। कोई भी डाउट हो बिल्कुल आपको क्लियर किया जाएगा। ओके, थैंक यू, गुड बाय।